नमस्कार। आज की बड़ी खबर यह है कि आज जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है, पाकिस्तान का भी वही एजेंडा है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान सेम पेज पर हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान भी चाहता है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की वापसी हो, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में यही वादा किया है। पाकिस्तान का कहना है कि अगर इन पार्टियों की सरकार बनती है तो आर्टिकल 370 की वापसी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का मंसूबा पूरा हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ का यह बयान जम्मू कश्मीर की सियासत में तूफान लेकर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान का एजेंडा पूरा करने में लगे हुए हैं। इसीलिए भले ही जम्मू कश्मीर में इन दोनों पार्टियों को कोई न पूछ रहा हो, लेकिन पाकिस्तान में उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब तक मोदी है तब तक पाकिस्तान के मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। जो लोग कश्मीर को फिर से खून खराबे के दौर में वापस ले जाना चाहते हैं, जो फिर से आतंकवाद और पथराव देखना चाहते हैं, उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। मोदी ने कहा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी अब कभी नहीं होगी। अब बीजेपी ख्वाजा आसिफ के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को कैसे घेर रही है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर कैसे जवाब दे रहे हैं, यह आपको दिखाऊंगा आज की बात में। लेकिन पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में 2 रैलियां की। पब्लिक मीटिंग में मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए सिर्फ 3 खानदान जिम्मेदार हैं। मोदी ने कहा ये लोग पाकिस्तान के इशारे पर चलते हैं, ये तो सबको पता था, लेकिन अब तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सरेआम कह दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा लागू करने में लगे हैं। लेकिन मोदी ऐसा कभी नहीं होने देगा। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। यहां तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहां पूछा जा रहा है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तान से उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के जिस एजेंडे ने जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां बर्बाद की, हमारा खून बहाया, वही ये लोग यहां फिर से लागू करना चाहते हैं। दशकों तक कांग्रेस एनसी ने यहां वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। आज भी ये आतंक के आका के उसी एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। लेकिन मोदी आज कांग्रेस
नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। मोदी ने आज जो कहा वो हवाई बात नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने वाकई में पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में साफ साफ लफ्जों में कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का है। हामिद मीर को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेकर डिटेल में बात की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की तमन्ना है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी हो। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी वादे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों मजबूत जमातें हैं, इसलिए पाकिस्तान को पूरी उम्मीद है अगर ये अलायंस जीता तो वो अपना वादा जरूर पूरा करेगा। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लेड बाय उमर अब्दुल्ला है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब जो उनके वालिद हैं उनका भी काफ़ी असर है, और कांग्रेस ये पहले भी एक दूसरे के इत्तेहादी थे, और शेख अब्दुल्ला साहब जो फारूक अब्दुल्ला के वालिद हैं उन्होंने और नेहरू ने तय किया था 370 और 35 से। अब ये दोनों पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A को उसकी सस्पेंशन को ख़त्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। तो स्टेटस अगर रिस्टोर हुआ तो काफ़ी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है पिछले 4-5 साल में, गो के उन्होंने यही कहा था कि जुम्मे के दिन धूप में खड़े हो जाओ, और सरीना के बाद एक मीटर लगा दिया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था इमरान खान ने। तो लेकिन अगर रिस्टोर हो जाता है स्टेटस जो है, तो मैं समझता हूँ कि एक जो ग्रीवेंस है कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के जो रहने वाले जो हैं, वो किसी हद तक एक जो उनको एक इंजरी है, एक ज़ख्म जो आया हुआ है उनका मोदी की तरफ से, उसमें कुछ ना कुछ मुंदमिल ज़रूर होगा। अच्छा, जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं उन्होंने इस इशू पे क्या बात की, जरा सुने। कश्मीर का दिल जख्मों से भरा हुआ, उन जख्मों पर मलहम लगाने का वक्त आ गया है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा मिले। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। वो हक उसका फिर से मिलना जरूरी है और ये हक हम दिलवाएंगे। ये कांग्रेस कह रही है जी कि ये हक हम दिलवाएंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए इस इशू पे? बिल्कुल हमारा भी ये डिमांड है, जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक कारी ज़रब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, अगर ये रिस्टोर हो जाता है, इस इलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं, ये रिस्टोर कर देते हैं, तो कश्मीर के लोगों का आपको पता है उसके बाद कितना एहतजाज हुआ था। मैंने आपको सुनवाया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने पर आर्टिकल 370 की वापसी हो सकती है। पाकिस्तान का भी यही एजेंडा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा।
इसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा कि आर्टिकल 370 और 35A पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के बयान ने कांग्रेस को एक बार फिर एक्सपोज कर दिया है। ख्वाजा आसिफ के बयान से यह साफ हो गया कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी एक है। अमित शाह ने कहा यही वजह है कि पिछले कुछ साल से राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए हैं। अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने हो या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करनी हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक जैसे रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधी शक्तियों के साथ रहा है। इस सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 की वापसी का वादा किया है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर खामोश है। कांग्रेस सिर्फ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा कर रही है। इसलिए जब मोदी ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान को लेकर दोनों पार्टियों पर हमला किया तो सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन आया। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों ने तुरंत ख्वाजा आसिफ के बयान को खारिज किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 5 साल से बीजेपी का राज है, उनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मोदी पाकिस्तान की बात करने लगे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा ख्वाजा आसिफ अपने मुल्क के हालात संभालें, उन्हें भारत के मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला भी बोले। फारूक ने कहा कि बीजेपी को जो कहना हो वो कहती रहे, लेकिन हकीकत यह है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ना होती तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ना होता। फारूक ने कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है और वो इस हक को दिला कर रहेंगे। भैया पाकिस्तान क्या कहता है मुझे क्या पता है, मैं पाकिस्तानी तो हूँ नहीं, मैं भारत का एक बाशिंदा हूँ। फिर हम पे आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे और हम पे। शुक्र कीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो हम पाकिस्तान का हिस्सा होते। उसने मेजॉरिटी स्टेट थी, जाते उधर को। उसके बजाय हमने गांधी का रास्ता इख्तियार किया, नेहरू का इख्तियार किया, और उसी हिंदुस्तान को हम देखते हैं। नफरत का जो इन्हें दरवाज़ा खोल रखा है, उस नफरत के दरवाजे को बंद करना है। हम भारत का ताज है और भारत के ताज से ही वो सूरज निकलेगा। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला कुछ भी कहें, आर्टिकल 370 को वापस लाना केंद्र सरकार का काम है। राज्य सरकार बन भी जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पावर में आ भी जाए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मोदी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आर्टिकल 370 और 35 से कश्मीर में कभी वापस नहीं आएगा। मोदी के हमले से कांग्रेस के नेता भी परेशान हो गए। आज प्रमोद तिवारी चुनाव प्रचार करने के लिए जम्मू पहुंचे। वहां उनसे ख्वाजा आसिफ के बयान और मोदी के कांग्रेस पर हमले पर सवाल पूछा गया तो प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी की पाकिस्तान के साथ मिली भगत है। पाकिस्तान वही कहता है जो बीजेपी को सूट करता है। सामान्यतः भाजपा वही बोलती है जो पाकिस्तान को सुविधाजनक होता है, और जो भाजपा को सुविधाजनक होता है वो बुलवाया जाता है पाकिस्तान। इन दोनों में मिली भगत है। हमारा बड़ा साफ है, पाकिस्तान समझ ले कि पहले अपना घर देखे, टूट रहा है, बिखर रहा है, उसे संभाले, हिंदुस्तान के मामलों में दखल न दे। कश्मीर का जर्रा जर्रा हमारा है, हम जान दे देंगे पर कश्मीर नहीं जाने देंगे। और ये भी सुन लें कान खोल के कि आज़ाद कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड जो है, जिसे कहा जाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारी तरफ से, जिसकी सीटें आज भी असेंबली में खाली हैं, एक न एक दिन हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा। कहने की बात अलग है, लेकिन इस बात पर तो खुद प्रमोद तिवारी भी यकीन नहीं करेंगे कि बीजेपी और पाकिस्तान में मिली भगत हो सकती है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र क्यों आया?
मोदी ने कांग्रेस और पाकिस्तान के कनेक्शन का इश्यू क्यों उठाया, यह समझने की जरूरत है। मोदी ने यह मसला इसलिए नहीं उठाया कि वो पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए उठाया कि वो आर्टिकल 370 के सवाल पर कांग्रेस को एक्सपोज करना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड बिल्कुल साफ है। वो आर्टिकल 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के साथ अलायंस है, लेकिन कांग्रेस चुनाव के दौरान आर्टिकल 370 का नाम लेने से भी डर रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के भाषणों से यह शब्द गायब है। अब पार्लियामेंट में कांग्रेस ने आर्टिकल 370 खत्म करने के बिल का सपोर्ट किया था, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इस मुद्दे पर कांग्रेस का नाम लेकर उसे भी लपेट लिया। अब बीजेपी के नेता पूरे इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ के बयान का हवाला देकर कांग्रेस से सवाल पूछेंगे और कांग्रेस को सफाई तो देनी पड़ेगी। कांग्रेस के लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। अगर आर्टिकल 370 हटाने को सपोर्ट किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पूछेगी फिर अलायंस का क्या मतलब। अगर आर्टिकल 370 वापस लाने की बात की तो बीजेपी कहेगी यह पाकिस्तान का एजेंडा है। इस बैकग्राउंड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर तीखे हमले किए। मोदी की पहली रैली श्रीनगर में हुई। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में मोदी की रैली में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। चुनाव के दौरान किसी पब्लिक मीटिंग में लोगों का इस कदर उत्साह पहली बार दिखाई दिया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बाद भी वैली के सभी इलाकों के लोग मोदी को सुनने के लिए पहुंचे थे। बड़ी संख्या में कश्मीरी मुसलमान भी मोदी की रैली में मौजूद थे। इस पब्लिक मीटिंग में मोदी ने कहा कि 3 खानदानों ने अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। मोदी का इशारा गांधी नेहरू परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती मोहम्मद सईद के खानदान की तरफ था। मोदी ने कहा इन खानदानों ने कश्मीर को अपनी जागीर और कश्मीरियों को अपना गुलाम समझा और आज भी इनकी मानसिकता नहीं बदली है। जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है और तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन 3 खानदानों को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। इन 3 खानदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना, ये इनका पैदाइशी हक है। जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ तशद्दुद यानी डर और इंतशार यानी अराजकता ही दी है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर इन 3 खानदानों में के शिकंजे में रहने वाला नहीं है। इन 3 खानदानों के राज में जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो भोगा है, जो तकलीफ सही है, वो अक्सर बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदान फेल हुए थे।
इन्होंने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दहाइयों तक नफरत का सामान बेचा है। मोदी की रैली कश्मीर के फेमस लाल चौक के करीब हो रही थी। इसीलिए मोदी ने कहा, लाल चौक का नजारा कश्मीर में बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। मोदी ने कहा, एक वो दौर था जब लाल चौक पर आना या तिरंगा फहराना जान जोखिम में डालने जैसा होता था, लेकिन अब न डर है न खौफ है। दिवाली भी मनाई जा रही है, ईद की चहल पहल भी है और मुहर्रम के जुलूस भी निकलते हैं। लेकिन एनसी और पीडीपी चाहते हैं कि एक बार फिर पुराना पत्थरबाजी और आतंकवाद का दौर लौट आए। एक दौर था जब लाल चौक पर आना, यहां तिरंगा फहराना जान जोखिम में डालने वाला काम था। बरसों तक यहां लोग लाल चौक में आने से डरते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। श्रीनगर के बाजारों में अब ईद और दिवाली दोनों की रौनक देखने को मिलती है। 3 दहाइयों के बाद अब जाकर यहां मुहर्रम का जुलूस निकल पाया है। अब लाल चौक बाजार में देर शाम तक चहल पहल रहती है। यहां बच्चे खेलते हैं, यहां देश दुनिया से रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे हैं। रिक्शा हो, टैक्सी से लेकर दुकान, ढाबे और शिकारे वाले तक हर कोई शांति से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। ये अमनो अमान, ये साजगार, ये माहौल, ये काम किसने किया है? ये काम मोदी ने नहीं, ये काम सब कुछ आपने किया है। ये खानदानी पार्टियां क्या कर रही हैं? ये कहती हैं ये वो पुराना दौर वापस लाना चाहते हैं। पिछले 35 सालों में कश्मीर करीब 3000 दिन बंद रहा। 35 साल में 3000 दिन बंद, यानी 35 साल में से 8 साल बंद में ही गुजर गए, जबकि पिछले 5 साल में 8 घंटे भी कश्मीर बंद नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए, क्या आप चाहते हैं कि वो पुराने दिन फिर लौटे? आज अपनी रैली में नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा, कश्मीरियत को जिंदा रखने के लिए कश्मीरी पंडितों ने अपना बहुत कुछ खोया है। यही वजह है कि उनकी सरकार अब सबको जोड़ रही है, दिल और दिल्ली की दूरी मिटा रही है। कश्मीरियत को सींचने में, उसको आगे बढ़ाने में हमारे कश्मीरी पंडितों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन 3 खानदानों की खुदगर्ज सियासत ने कश्मीरी हिंदुओं को भी अपने घर से बेघर कर दिया। हमारे सिख परिवारों पर जुल्म हुए। ये 3 खानदान, उनके लोग यहां कश्मीरी हिंदुओं पर होने वाले, हमारे कश्मीरी सिख भाई बहनों पर होने वाले हर जुल्म के भागीदार बने रहे। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने सिर पर सिर बंटवारा किया, लेकिन बीजेपी सबको जोड़ रही है। हम दिल और दिल्ली की दूरी मिटा रहे हैं।
नरेंद्र मोदी की बात सही है कि कश्मीर में बदलाव आया है और यह बदलाव सबको दिखाई देता है। चुनाव के माहौल में जब रिपोर्टर्स कश्मीर के लोगों से बात करते हैं तो लोग मानते हैं कि अब न पत्थर चलते हैं, न दुकानें बंद होती हैं, न कर्फ्यू लगता है। लोग बड़े जोश से बताते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में माहौल कितना बदला है। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, दुकानें देर शाम तक खुलती हैं, डल लेक में शिकारे चलते हैं, टूरिस्ट आते हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं। कश्मीर में लोग अब खुली हवा में सांस लेते हैं, अब कहीं किसी का डर नहीं है, अब लोग बंदूक के साए में नहीं जीते। लोग ये सब मानते हैं। लेकिन जब रिपोर्टर्स उनसे आगे पूछते हैं कि आर्टिकल 370 मोदी ने हटाया, कश्मीर में माहौल मोदी ने बदला, तो क्या आप मोदी को वोट देंगे? तो वही लोग, ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो तो मोदी को हराने के लिए वोट देंगे। रिपोर्टर वजह पूछते हैं तो यही बताते हैं कि मोदी ने हमारा आर्टिकल 370 छीन लिया। रिपोर्टर ये पूछते रह जाते हैं कि अगर आर्टिकल 370 हटने से हालात बेहतर हुए हैं, लोगों की जिंदगी खुशहाल हुई है, तो फिर रंज किस बात का, परेशानी किस बात की? लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिलता। यह कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी है, इससे आंखें नहीं फेरनी चाहिए। इस ग्राउंड रियलिटी को स्वीकार करने में वहां के लोगों को वक्त लगेगा, क्योंकि आज भी कश्मीर के लोगों के फोन पर एक एक दिन में 10-10 मैसेज आते हैं, जिनमें उनको बहकाया जाता है, उनकी भावनाओं को भड़काया जाता है, केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी को लेकर दिन रात गुमराह किया जाता है। इस बहकावे का असर जाते जाते जाएगा। आज तिरुपति से ऐसी खबर आई जो भगवान वेंकटेश्वर के करोड़ों भक्तों को आहत करने वाली है। आज ये बात साबित हो गई कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू में एनिमल फैट का इस्तेमाल हो रहा था। कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह खुलासा किया था तो सब लोग चौंक गए थे। उन्होंने कहा था कि जगनमोहन रेड्डी की सरकार के वक्त भ्रष्टाचार के मामले में भगवान को भी नहीं छोड़ा गया। जगन की सरकार के कार्यकाल में भगवान बालाजी के प्रसाद में शुद्ध घी की जगह एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया। हालांकि जगन की पार्टी के नेताओं ने चंद्रबाबू नायडू के दावे को सरासर झूठ बताया, भगवान बालाजी की कसमें खाई। लेकिन आज जब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लैब से रिपोर्ट आई तो चंद्रबाबू की बात सही निकली। लैब रिपोर्ट में यह बात कंफर्म हो गई है कि प्रसाद के लिए लड्डू बनाने में जिस घी का इस्तेमाल किया गया उसमें एनिमल फैट था। लड्डू में फिश ऑयल, गाय की चर्बी के कुछ अंश भी मिले हैं। इसमें कुछ मात्रा में लेड भी मिला है। लैब रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि प्रसादम का लड्डू बनाने में शुद्ध घी की जगह एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट आने के बाद टीडीपी के प्रवक्ता अनम वेंकटरमन रेड्डी ने कहा कि जगन की सरकार के वक्त मंदिर की पवित्रता भंग हुई, भक्तों के साथ धोखा हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चंद्रबाबू नायडू की सरकार तिरुपति मंदिर की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करेगी। जैसा कल चंद्रबाबू नायडू ने अपने भाषण में कहा था कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में इस्तेमाल होने वाले घी में एनिमल फैट है, हमने वहां से सैंपल लिए थे। उन्हें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात की लैब में भेजा गया। उनकी लैब में इस बात की पुष्टि हो गई है कि लड्डू तैयार करने में लगने वाला घी बनाने में गाय की चर्बी, लार्ड और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया। ये हिंदुओं के साथ धोखा है, न सिर्फ भारत के हिंदुओं के साथ बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं के साथ। जो परंपरा सदियों से चली आ रही थी उसे तोड़ दिया गया और जो प्रसाद भगवान को दिन में 3 बार चढ़ाया जाता है वो इस घी से मिलाकर बनाया गया। दुनिया भर में तिरुपति बालाजी के करोड़ों भक्त हैं। बालाजी के दरबार में लोग सब कुछ अर्पित करते हैं। बालाजी के इस मंदिर में दुनिया में सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है और उसके बदले में बालाजी के आशीर्वाद के रूप में लोग सिर्फ लड्डू का प्रसाद लेकर जाते हैं। अगर उस प्रसाद में मिलावट हो और मिलावट भी गाय की चर्बी की हो तो इससे बड़ा पाप कोई और नहीं हो सकता।
यह अच्छी बात है कि चंद्रबाबू नायडू ने इस पाप को एक्सपोज किया, लेकिन अब पापियों को सजा दिलाना भी उन्हीं का काम है, क्योंकि इस तरह की हरकत से भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं, उनमें नाराजगी हो सकती है, माहौल खराब हो सकता है, इसलिए एक्शन जल्दी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी लोगों को भड़काने वाले कई वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। आज इन वीडियोस को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कड़ा कमेंट किया। असल में कुछ दिन पहले सहारनपुर के एक रेस्टोरेंट का वीडियो सामने आया था, जिसमें एक शख्स रोटी को तंदूर में डालने से पहले उस पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर गाजियाबाद में जूस की दुकान के वीडियो की चर्चा बहुत हुई, जिसमें दुकानदार जूस में यूरिनेट करता हुआ दिखाई दिया, उस पर भी एक्शन हुआ। आज योगी ने गोरखपुर में इन्हीं घटनाओं का जिक्र किया। गोरखपुर के रामगढ़ लाल में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के इनॉग्रेशन के मौके पर योगी ने कहा, इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ आ सकता है। यहां के भोजन की शुद्धता की गारंटी है। कम से कम यहां हापुड़ वाला जूस और थूक वाली रोटी तो नहीं मिलेगी। गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहां पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। चूंकि सहारनपुर और गाजियाबाद में जो लोग पकड़े गए वो मुस्लिम थे, इसलिए योगी के बयान को उसी नजर से देखा जाएगा और हो सकता है इस पर सियासत भी हो। लेकिन इन सब बातों से योगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज योगी फुल फॉर्म में थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव को करारे जवाब दिए। योगी ने अखिलेश को माफिया, चोर, डकैतों का सरगना, राम विरोधी और हिंदू विरोधी करार दिया। अफवाहें फैलाने के लिए जिम्मेदार बताया। जवाब में अखिलेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद मुख्यमंत्री का संतुलन गड़बड़ा गया है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। असल में योगी आज अयोध्या के मिल्कीपुर में थे। मिल्कीपुर असेंबली सीट पर बाई इलेक्शन होना है। आज योगी ने मिल्कीपुर में 1100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर योगी ने कहा कि 2017 के पहले यूपी का हाल इसलिए खराब हुआ क्योंकि बबुआ 12 बजे सोकर उठता था और माफिया समानांतर सरकार चलाते थे। गुंडे माफिया खुलेआम तांडव करते थे। 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। इंटरेस्टिंग बात है कि जिस वक्त योगी आदित्यनाथ अयोध्या के मिल्कीपुर में अखिलेश यादव पर जबरदस्त हमला कर रहे थे, उस समय अखिलेश यादव लखनऊ में मीडिया से बात कर रहे थे। उनके पास योगी के भाषण की रिपोर्ट पहुंच रही थी, इसलिए अखिलेश हर बात का तुरंत जवाब दे रहे थे। योगी ने अखिलेश को गुंडों माफिया का सरदार कहा, तो जवाब में अखिलेश यादव ने कहा यह डायलॉग अब पुराना हो चुका है, जनता ये सब सुन सुनकर बोर हो गई है, योगी आदित्यनाथ को अब कुछ और बोलना चाहिए। अखिलेश ने कहा मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि यूपी में टॉप 10 माफिया कौन है और किस पार्टी में है, तब सच्चाई सामने आएगी। ये सब घिसे पिटे डायलॉग है पुराने वाले।
और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है। इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं सब जानते हैं उनके बारे में। तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। चूंकि अखिलेश यादव ने 3 दिन पहले कहा था कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा अंतर नहीं होता, उन्होंने योगी की तरफ इशारा किया था, इसलिए आज योगी आदित्यनाथ ने इस पर भी पलटवार किया। योगी ने कहा कुछ लोगों के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, इसलिए वो संत परंपरा से जुड़े लोगों को माफिया बता रहे हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि यूपी के सारे माफिया उनके लिए चचा जान जैसे रहे हैं। जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा, और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र हैं। अखिलेश यादव ने इसका भी जवाब दिया। अखिलेश ने कहा उन्होंने कभी किसी संत का अपमान नहीं किया, और जिसे क्रोध आ जाए वो संत हो ही नहीं सकता, उसे योगी नहीं मठाधीश ही कहना चाहिए। अखिलेश यादव ने रिपोर्टर से कहा एक साथ उनकी तस्वीर रखें और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो देखकर पता लग जाएगा कि माफिया कौन है। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। अरे आप बताओ, नहीं आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। और नहीं मानते ये सवाल उनसे पूछ के देख लो। अच्छा आप एक काम करिए, एक तस्वीर उनकी रखिए, एक तस्वीर हमारी रखिए, दोनों में कौन क्या लग रहा है बता दो आप। चूंकि पिछले कई दिन से अखिलेश यादव बार बार अयोध्या को लेकर योगी पर हमले कर रहे हैं,
पहले अयोध्या में स्ट्रीट लाइट्स की चोरी का इल्जाम लगाया, वो गलत निकला। इसके बाद जमीनों के घोटाले का इल्जाम लगाया। इस पर योगी ने कहा, अयोध्या में जिन लोगों की जमीनें ली गई हैं उन्हें सरकार ने 1700 करोड़ का मुआवजा दिया है। जिनकी दुकानें हटाई गईं उन्हें नई दुकानें और पैसा भी दिया गया। योगी ने कहा, जिन लोगों के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो आज अयोध्या को बदनाम करने में लगे हैं। असल में रात में चोरी डकैती करने वालों को अंधेरा पसंद है, इसलिए ये लोग अंधेरे की बात करते हैं। अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी दो लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। परेशानी पाकिस्तान भारत का दुश्मन है उसको तो होती है, समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है क्योंकि अंधेरे में रहने के अभ्यस्त हैं, डकैती डालते हैं तो अंधेरा इनको चाहिए। जिस अयोध्या को इन्होंने बिजली से वंचित किया था, जिस अयोध्या को इन्होंने विकास से वंचित किया था, आज उस अयोध्या में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। 30,000 करोड़ रुपए की। इतना विकास समाजवादी पार्टी की 4-4 बार सरकारें थी, कभी नहीं हुआ। इनको तो वो विवादित ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया था। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हों, अयोध्या की चर्चा जब ये करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, हमें ताज्जुब होता है। लोग हंसते हैं, अयोध्या के बारे में क्या चर्चा करेंगे? देश की पहली सोलर सिटी हमारी अयोध्या बन रही है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो अंधेरे में रहने के आदी हैं, ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? जब अयोध्या के लिए सौभाग्य आया तो इन रामद्रोहियों को तो परेशानी होगी ही होगी। योगी की इस बात का अंदाज एक अलग था, जिसमें जवाब भी अखिलेश यादव ने अलग अंदाज में दिया। अखिलेश ने कहा कि योगी आदित्यनाथ चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सच तो यह है कि उनकी सरकार इस बार जाने वाली है। यूपी की जनता बीजेपी को हराने वाली है और जैसे ही बीजेपी की सरकार जाएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी की सरकार जब चली जाएगी और इस बार जाएगी चुनाव में, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अयोध्या कैसे वर्ल्ड क्लास सिटी बने, जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और आपने हम समाजवादियों का काम भी देखा है और मुख्यमंत्री जी तो बहुत ज्यादा काम देख रहे होंगे। लोक भवन जैसी बिल्डिंग अगर उन्होंने एक कहीं बनाई हो तो बता दें। जिस बिल्डिंग में वो बैठ रहे हैं, आप लोग भी देखते होंगे दूर से। और कुछ बोला उन्होंने भी? मिल्कीपुर में नहीं बोला। क्या क्या बोल दिया बताओ, पूछिए पूछिए। योगी ने इसका भी करारा जवाब दिया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग कहीं कुछ भी, लेकिन हिंदुओं के लिए उनके मन में कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण पर होता है। योगी ने कहा कि जिन लोगों ने राम भक्तों के खून से सरयू का पानी लाल किया हो, उनके मुंह से अयोध्या का नाम अच्छा नहीं लगता। मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। यहां तक कि जन्माष्टमी के आयोजन को थाना, पुलिस लाइन और जेलों में इन्होंने रोक लगा दी थी। कहा जन्माष्टमी में भजन मत गाओ, थानों में नहीं होने चाहिए। आयोजनों को इन्होंने रोकने का काम किया था, क्योंकि
हरे रामा हरे कृष्णा की धुन कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको बैन करती थी, कांवड़ यात्रा पे रोक लगाते थे। और किस कदर की अराजकता थी, दुर्गा पूजा में अयोध्या का दंगा किसने नहीं देखा, देवकाली मंदिर में कैसे मूर्ति चोरी हो गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। मुझे गोरखपुर से आना पड़ा था, मैं सांसद था, मुझे आंदोलन करने के लिए यहां अयोध्या आना पड़ा था। 7 साल हो गए जब से योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। अखिलेश यादव लगभग रोज दोहराते हैं कि योगी की सरकार जाने वाली है, वो मठाधीश हैं, मठ में चले जाएंगे। और योगी के समर्थक अखिलेश को रोज बताते हैं कि योगी कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे और लठ बजाएंगे। अखिलेश कभी स्वीकार ही नहीं कर पाए कि 2-2 बार विधानसभा में उनकी पार्टी की हार हुई। ये उनके हर बयान में झलकता है। दूसरी तरफ योगी का एजेंडा बिल्कुल साफ है, वो गुंडों के पीछे पड़े हैं। योगी के शासन में कोई माफिया को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। योगी ने कानून व्यवस्था में सुधार के बाद विकास पर ध्यान दिया, लेकिन साथ साथ समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोधी और राम विरोधी करार दिया। इसका जवाब देना अखिलेश को सूट नहीं करता। इन दोनों नेताओं के बीच तकरार लगातार चलती रहती है। अच्छी बात यह है कि ये बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से चलती है और दोनों बिलो द बेल्ट अटैक नहीं करते, शालीनता की सीमा का ध्यान रखते हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी का महिमा मंडन करने के बजाय आत्ममंथन करने का सुझाव दिया। असल में कांग्रेस के नेता इस बात से नाराज हैं कि केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी क्यों कहा। इसको लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में प्रोटेस्ट किया। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर बिट्टू की शिकायत की थी, इसलिए आज नड्डा ने चिट्ठी लिखकर खड़गे को जवाब दिया। 3 पेज की चिट्ठी में नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई 110 गालियों की पूरी लिस्ट गिना दी, जो सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह तक तमाम नेताओं की तरफ से दी गई थी। इसके बाद नड्डा ने खड़गे से पूछा कि जिस राजनीतिक शुचिता मर्यादा की दुहाई आप आज दे रहे हैं, वो मर्यादा उस वक्त कहां थी जब देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही थी। नड्डा ने कहा कि खड़गे साहब, आप फेल्ड प्रोडक्ट को फिर से पॉलिश करके मार्केट में उतारने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। राहुल को महिमा मंडित करना आपकी मजबूरी हो सकती है। नड्डा की चिट्ठी पर खड़गे ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन खड़गे के करीबी नासिर हुसैन ने कहा, कांग्रेस ने कभी भी मर्यादा की सीमा पार नहीं की, बीजेपी को भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। रवनीत बिट्टू को अपने बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन बिट्टू भी अड़े हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा वो माफी क्यों मांगे, माफी तो कांग्रेस के नेताओं को मांगनी चाहिए। मैं कहता हूं ये माफी खड़गे साहब को माननी चाहिए। भी जो राहुल गांधी और पन्नू ने कहा है, आप स्पष्ट करें कांग्रेस क्या राहुल गांधी के बयान पे खड़गे साहब ये मानते हैं भी पंजाब में या देश में सिखों को ये चीज करने की इजाजत नहीं है। एक आप बिल्कुल दरार खड़ी कर देंगे, आप आग लगाना चाहते हैं सिखों को भी, ये दोबारा यहाँ पे कोई बंदूक पकड़े और पंजाब में आग लगे और देश में आग लगे। राहुल गांधी को कहना तो बड़ा तकलीफ हुई इनको, जो सिखों के खिलाफ इन्होंने बोला है उसका जवाब कौन देगा भाई। खड़गे साहब पहले ये बताएं भी क्या राहुल गांधी ने जो कहा है वो सही कहा है, उसके बाद अगली बात करेंगे। अब एक बात तो साफ है कि रवनीत बिट्टू माफी तो नहीं मांगेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां रवनीत बिट्टू और दूसरे नेताओं के खिलाफ केस फाइल किए जाएंगे। कर्नाटक में एक एफआईआर आज हो भी गई। क्योंकि राहुल गांधी ने सिखों के खिलाफ बयान दिया था, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करवाने पहुंच गए। आज मध्य प्रदेश में एक एफआईआर दर्ज हो भी गई। दिल्ली में भी राहुल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है, इसलिए यह मामला अभी लंबा चलेगा। लेकिन सियासी तौर पर नुकसान कांग्रेस का हुआ, क्योंकि मामला सिखों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। हरियाणा और कश्मीर में कांग्रेस ने अच्छा खासा माहौल बना लिया था, लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका में
सिखों की पगड़ी और कड़े पर उल्टी बात कह दी। फिर आरक्षण खत्म करने का इरादा जाहिर कर दिया। अपने इंटरव्यूज में जवाब देते देते इंडी अलायंस पर अटक गए। इन सारी बातों से किए कराए पर पानी फिर गया। राहुल ने वीडियो बनवाकर जो इमेज बनाई थी, कभी किसान बनकर, कभी मैकेनिक बनकर, कभी कारपेंटर बनकर, कभी कूली बनकर, कभी बोझा उठाकर, कभी ट्रक चलाकर जो फोटो खिंचवाई थी, उसका असर अमेरिका में 3 दिन के बयानों ने धाराशायी कर दिया। अब इमेज मेकर्स की टीम को फिर से जान लगानी पड़ेगी, नए वीडियो बनाने पड़ेंगे, राहुल की इमेज फिर से चमकानी पड़ेगी। बिहार के नवादा से आज परेशान करने वाली खबर आई। नवादा के देदौर गांव में दबंगों ने कल रात दलितों की पूरी बस्ती को आग लगा दी। भाई मां दलितों के 34 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। कल रात करीब 8 बजे दलितों की बस्ती को आग के हवाले किया गया। पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। जब पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक पूरी बस्ती जल चुकी थी। रात की बात बस इतनी थी कि घरों में मौजूद सभी लोग वक्त पर बाहर निकल आए, इसलिए किसी की जान नहीं गई। लेकिन घर का सारा सामान जल गया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि गांव में महादलित और दलितों के बीच 30 साल से एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष जमीन पर अपना हक जता रहे थे। मामला कोर्ट में है। इसी जमीन पर कब्जे के चक्कर में पूरी की पूरी बस्ती जल गई। पुलिस ने आग लगाने के मुख्य आरोपी नंदू पासवान समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस केस में 28 लोग नामजद हैं। इस घटना को नीतीश कुमार की सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आज नवादा भेजा गया। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रत्नेश सदा ने भी गांव का दौरा किया, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। क्योंकि जो बस्ती जली है उसमें रहने वालों के पास न छत है, न कपड़े हैं, न खाने पीने का सामान, इसलिए फिलहाल प्रशासन का फोकस सबके रहने और खाने का इंतजाम करने पर है। रत्नेश सदा ने कहा कि महादलितों पर अत्याचार नीतीश सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कुछ नेताओं ने इसे दलितों पर जुल्म करार दे दिया। कुछ लोगों ने इसे बिहार में जातीय संघर्ष का सबूत बताया। लेकिन हकीकत यह है कि यह घटना जमीन के विवाद का नतीजा है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और कानून व्यवस्था पर नीतीश कुमार को जवाब तो देना पड़ेगा।